हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है रेलिक्स कोशेंट एंड रेलिक्स लिमिट थ्योरम। गेट 2025 में इस सेक्शन से ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ व्हाट एग्जैक्टली इज रेलिक्स कोशेंट। रेलिक्स कोशेंट जो है एक एनक्रॉस एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर डिफाइंड है। तो अगर मेरे पास एक एनक्रॉस एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, then for a non-zero vector in Rn, then for x non-zero, Rayleigh's quotient is denoted as Ra of x. This is the notation for Rayleigh's quotient and it is defined to be x transpose Ax divided by x transpose x. हम इनर प्रोडक्ट का एक दो चीजें क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है विथ यूजुअल इनर प्रोडक्ट, then it is defined to be inner product of x y is equals to y transpose of x. ऐसे डिफाइन किया जाता है। And from here, what is inner product of ax and x? This is nothing but x transpose ax. And हम inner product of x and x को हम लिखते हैं as norm of x का होल स्क्वायर and this is nothing but x transpose x. अभी इन्हीं चीजों को यूज करके हम इसको लिख सकते हैं as x transpose ax के जगह पर हम लिख सकते हैं inner product of ax and x divided by x transpose x, which is nothing but norm of x का whole square, and here it is defined for x which is a non-zero vector in Rn. अभी हम जाएंगे रेलिक्स कोशेंट थ्योरम। ये रेलिक्स कोशेंट थ्योरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा थ्योरम है। ये बेसिकली ये रेलिक्स कोशेंट का बाउंड्स के बारे में बात करता है। दैट व्हाट आर द बाउंड्स ऑफ रेलिक्स कोशेंट। अभी हमारे पास है एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हम इतना तो जानते हैं दैट अगर एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यूज है वो R से आते हैं। ऑल इट्स आइगन वैल्यूज आर रियल। तो आइगन वैल्यूज रियल है तो वो कंपेरेबल है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान ले दैट λ1, λ2 एंड अप टू λn, ये सारे हमारे n आइगन वैल्यूज हैं। ये अगर हमारे n आइगन वैल्यूज है विच कैन बी अरेंज्ड एज λ1 less than equals to λ2 less than equals to λ3 up to λn। अगर हम ऐसे लिख पा रहे हैं then the first theorem says that λ1 is less than equals to Ra of x, the Rayleigh's quotient less than equals to λn. It says that Rayleigh's quotient is bounded by the smallest eigenvalue and the largest eigenvalue of the matrix में. This is the first statement. Second statement इसका थोड़ा और stronger version है। वो क्या बोलता है that minimum of x non-zero Ra of x, this is equals to λ1 and the maximum of x non-zero Ra of x, this is equals to λn. ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। ये सेकेंड स्टेटमेंट क्यों पावरफुल है? वो ये बोलता है कि जो इसका जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यूज है वो अटेन हो रहा है। इसका मतलब देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर such that Ra of y is equals to λ1. Similarly, there is a non-zero vector such that Ra of z जो है वो लैम्डा n के बराबर है। लैम्डा n is the largest eigenvalue and λ1 is the smallest eigenvalue. कैसे क्या क्यों होता है? Let us have a look towards it. मतलब हम प्रूफ की ओर देखेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है? What is given to us? We are given that A n cross n is a real symmetric matrix. And हम ये जानते हैं that real symmetric matrices are orthogonally diagonalizable. अभी orthogonally diagonalizable का मतलब क्या है? That there exists a basis beta of Rn
such that each vector of beta is an eigenvector. तो अगर बेसिस में हमारा n वेक्टर्स ऐसा है तो each vi हमारा आइगन वेक्टर होगा. ईच वी आई इज एन आइगन वेक्टर. तो यहाँ से ये तो हो गया कि ये डायगोनलाइजेबल है, बट ऑर्थोगोनैलिटी हम कहीं तो यूज नहीं किया अब तक. ऑर्थोगोनैलिटी क्या है? दैट फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, फॉर एनी आई नॉट इक्वल्स टू जे अगर हम लेंगे तो इनर प्रोडक्ट ऑफ वी आई वी जे जो है दिस इज इक्वल्स टू 0 होगा. तो एज हमारे पास एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है तो हम इसको विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम बीटा इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पे मान सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ऑर्थोगोनल तो ऑलरेडी है ही, अभी बस हमें ऑर्थोनॉर्मल चाहिए. तो हर एक वेक्टर को हम उसी के नॉर्म से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा बात बन गया, वो नॉर्म 1 भी हो गया एंड एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये बोल सकते हैं दैट हमारे पास Rn का एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है सच दैट ईच vi is an eigenvector of the matrix A corresponding to some eigenvalue lambda I. corresponding to some eigenvalue lambda I. तो ये हमारा एग्जिस्ट कर गया because here A is a real symmetric matrix. ये रियल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये हम फील्ड चेंज कर दें तो ये हमेशा हम नहीं कह सकते हैं. ओके, अभी हम रेलिक्स कोशेंट को कंप्यूट करते हैं. हमारा रेलिक्स कोशेंट है आर ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स. तो अगर हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर है इन आर एन तो हम उस वेक्टर x को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where ci belongs to r and vi belongs to the basis beta which is defined above. तो अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो ये x का कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होगा? x को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर हम लिख सकते हैं c1 c2 अप टू cn. अभी हम देखेंगे ये x ट्रांसपोज x एंड x ट्रांसपोज ax ये हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ पर आर ए ऑफ एक्स जो है x ट्रांसपोज ax डिवाइडेड बाय x ट्रांसपोज x है. तो अभी x ट्रांसपोज ऑफ x क्या है? x ट्रांसपोज ऑफ x is nothing but c1 c2 up to cn, the transpose of this vector multiplied to c1 c2 up to cn here. तो from here we got x transpose x is nothing but, यहाँ पर अगर हम देखें तो this is nothing but c1 square plus c2 square up to cn square है, right? तो इसको हम लिख सकते हैं as summation I equals to 1 to n ci का होल स्क्वायर एंड ये वेक्टर हमारा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा. As x is a non-zero vector, x को हम summation ci vi के फॉर्म में हम जब लिख रहे हैं then exists some scalar such that cj is non-zero. ये एक तरीका है देखने का. दूसरा तरीका क्या है? that x transpose x is nothing but norm of x का whole square and हम शुरू से ये मान के चल रहे हैं that x is a non-zero vector. If x is non-zero then norm of x is also non-zero and norm of x का whole square. This is a strictly positive vector. So x transpose x जो है उसका वैल्यू है summation of ci का whole square and it is a strictly positive quantity. अभी हम देखेंगे what is x transpose ax. इसका वैल्यू क्या है? x transpose ax को हम लिख सकते हैं as inner product of ax, x. ये हम शुरू में ही देख चुके हैं. From here itself that x transpose of ax is nothing but inner product of ax, x. So what is our vector x? X is nothing but summation ci vi summation I equals to 1 to n and यहाँ पर फिर से x है. बस वेक्टर हमारा सेम है, अभी बस हम इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं एज हमारे पास डबल समेशन आ रहा है. तो इट इज समेशन j इक्वल्स टू 1 टू n cj vj. अभी हम हर एक मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हम देख सकते हैं. दैट हियर इफ आई हैव दिस मैट्रिक्स है देन आई कैन rewrite this term as
summation I equals to 1 to n Ci AVI, and here we have summation j equals to 1 to n Cj Bj. अभी हम देखे हैं that Vi is an eigenvector of A because there exists a basis which contains only the eigenvectors of A, right? तो हर एक Vi जो है eigenvector of A है corresponding to the lambda to the eigenvalue lambda I. तो हम यहाँ लिख सकते हैं AVI equals to lambda I Vi. This is from the definition of the eigenvector. तो हमारा ये इनर प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा टू समेशन I equals to 1 to n Ci lambda I Vi summation j equals to 1 to n Cj Vj. Now using the properties of inner product हम इसको लिख सकते हैं as summation I equals to 1 to n summation j equals to 1 to n inner product of Vi Vj है एंड हमारे पास बाहर क्या स्केलर्स है Ci Cj एंड lambda I. ऐसे हम लिख सकते हैं. अभी whenever I is not equal to j, we already have that inner product of Vi Vj is equal to 0. तो जब भी I j से इक्वल नहीं है तो ये जो दो वेक्टर्स है ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं. तो whenever I is not equal to j, ये टर्म्स हमारे वैनिश हो जाएंगे बिकॉज वो 0 आ जाएगा. तो हमारे पास एक ही टर्म रहेगा whenever I is equal to j, राइट? तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा that we are left with x transpose ax equals to summation I equals to 1 to n एक ही रहेगा and inner product vi right, and here we have ci into ci which is ci का whole square lambda I. And what is inner product of vi as हम शुरू में ही बोले हैं that हर एक वेक्टर का जो नॉर्म है वो 1 है. So इनर प्रोडक्ट ऑफ vi जो है ये इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ vi का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1. सो वी आर जस्ट लेफ्ट आउट विथ समेशन ci स्क्वायर lambda I where I varies from 1 to n. तो अभी हम जितना इंफॉर्मेशन देखे वो एक जगह पर जॉट डाउन कर लेते हैं. Here we got x transpose ax equals to summation I equals to 1 to n ci square lambda I. ये पहला इंफॉर्मेशन है एंड दूसरा इंफॉर्मेशन ये है that x transpose ax is nothing but summation I equals to 1 to n ci का होल स्क्वायर. अब हमारा r a of x है क्या x transpose ax divided by x transpose x. हमें इसका बाउंड्स पर लाना है. अभी हम शुरू में ऑलरेडी देख चुके हैं that lambda 1 less than equals to lambda 2 less than equals to lambda 3 up to lambda n. So for any I equals to 1 to n, I can say that lambda 1 is less than equals to lambda I and this is less than equals to lambda n. ऐसे तो मैं बोल सकती हूँ. And for any I have lambda 1 times of ci square is less than equals to lambda I times of ci square is less than equals to lambda I n times of ci square because ये ci square जो है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा and when I multiply a positive quantity to the inequality the sign does not change. So I can write this for all I. अभी उसको अगर हम ऐड करेंगे तो what do we get? We get lambda 1 summation I equals to 1 to n ci का whole square less than equals to summation I equals to 1 to n lambda I ci square is less than equals to lambda n summation I equals to 1 to n ci का whole square. As the summation is also a positive quantity, I can divide it throughout the inequality. On dividing it throughout, we get lambda 1 less than equals to summation I equals to 1 to n lambda I ci का square divided by summation of ci का whole square where I varies over 1 to n and this is less than equals to lambda n. अब what is there in the numerator?
अभी हम न्यूमरेटर में देखें तो लैम्डा 1 लेस देन इक्वल्स टू ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट आर एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, एंड हमारे डिनोमिनेटर में क्या है समेशन ऑफ सी आई का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट आर एक्स ट्रांसपोज एक्स. This is less than equals to lambda n, where lambda 1 is the smallest eigenvalue and the lambda n is the largest eigenvalue. तो यहाँ से मिल गया ना that lambda 1 is less than equals to r a of x is less than equals to lambda n. यही तो है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. So this is already proved. This is already proved. अभी बात ये है that ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसके लिए आर ए ऑफ एक्स का वैल्यू जो है हमारा लैम्डा 1 के बराबर हो रहा. द फर्स्ट चॉइस व्हाट कम्स टू द माइंड इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू लैम्डा 1. एज लैम्डा 1 हमारा एक आइगन वैल्यू है तो वी हैव एन आइगन वेक्टर v1 सच दैट a v1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 v1, राइट. तो अभी हम आर ए ऑफ v1 इस वैल्यू को अगर हम कंप्यूट करें तो हमको क्या मिलेगा v1 ट्रांसपोज ऑफ a v1 डिवाइडेड बाय v1 ट्रांसपोज ऑफ v1, राइट. नीचे तो है हमारा नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर जिसका वैल्यू हमारा 1 हो गया. अभी हमारा a v1 क्या है, a v1 तो हमारा लैम्डा 1 v1 के बराबर है, राइट. तो v1 ट्रांसपोज लैम्डा 1 v1 दिस इज नथिंग बट लैम्डा 1 v1 ट्रांसपोज v1 फिर से तो वो तो हो गया नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर. अभी अगर हम उसको नॉर्मलाइज नहीं करने पर भी यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हमारा कट जाएंगे. सो आर ए ऑफ v1 जो है हमारा लैम्डा 1 आ गया. तो यहाँ इंटरेस्टिंग ये है that ये आइगन वैल्यू अटेन तो हो रहा है बट इसी के आइगन वेक्टर पर वो अटेन हो रहा है. वैसे ही we can compute, I leave it as an exercise to all of you that r a of vn जो है वो lambda n होगा. Okay, so far we saw two beautiful things, that the first thing is what is Rayleigh's quotient, the second one is the bounds of it, the third one it is attaining its bounds and it is attaining at its corresponding eigenvectors. अभी हम आगे बढ़ेंगे towards the limit form of the quotient theorem. What is the limit form of Rayleigh's quotient theorem? The limit form of Rayleigh's quotient theorem is confined to the symmetric positive definite matrices. तो अभी तक हम सिर्फ symmetric matrix तक बात लेके चल रहे थे बट अभी हम symmetric positive definite matrix को लेके बात करेंगे. तो अभी हमारे पास मान लीजिए कि n क्रॉस n एक सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है. सो एज हम द वर्ड सिमेट्रिक यूज कर रहे हैं वी हैव ऑल द आइगन वैल्यूज टू बी पॉजिटिव एंड बाय सिमिलर प्रोसेस हम उन सारे आइगन वैल्यूज को रीअरेंज कर सकते हैं. दैट 0 इज लेस देन लैम्डा 1 is strictly less than equals to lambda 2 less than equals to lambda 3 up to lambda n, and यहाँ पर हमको lambda 1 strictly positive है. Then ये statement ये कहता है that limit k tends to infinity y transpose a की power k plus 1 y divided by y transpose a की power k into y this is equals to lambda n. इसका मतलब ये जो लिमिट है this converges to the largest eigenvalue of the matrix A. This is what the limit form of quotient theorem is. अभी इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है. हम पिछला प्रूफ से काफी सारी चीजें लेकर हम अभी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं. In the previous proof हम क्या देखें that what is x transpose ax. x transpose ax जो है it is summation I equals to 1 to n ci का होल स्क्वायर लैम्डा है. यही तो था हमारा x ट्रांसपोज ax का वैल्यू. यहाँ पर ci क्या है, इट इज द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ द वेक्टर x and I
lambda I is the eigenvalue of A, right? तो यहाँ तक तो कुछ स्टेटमेंट्स तो द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द प्रूफ इज सेम दैट ए हमारे पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, सो देयर एग्जिस्ट अ बेसिस व्हिच कंटेन्स only the eigenvectors of A and they are orthogonal to each other with each of its norm 1. That means there is an orthonormal basis. यहाँ पर ये assumption हम already साथ में लेकर चल रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास है y transpose A की power k plus 1 multiplied to y. This is the term which is there in the numerator. अभी हमारे पास A का आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n है. तो A की पावर k प्लस 1 का आइगन वैल्यूज क्या होगा? लैम्डा 1 की पावर k प्लस 1, लैम्डा 2 की पावर k प्लस 1 अप टू लैम्डा n की पावर k प्लस 1, राइट? तो A की पावर k का आइगन वैल्यूज क्या होगा? लैम्डा 1 की पावर k, लैम्डा 2 की पावर k अप टू लैम्डा n की पावर k, राइट? तो y ट्रांसपोज a की पावर k प्लस 1 इंटू y, इसका वैल्यू क्या आएगा? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, पहले ci का स्क्वायर, y का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है ci का स्क्वायर, a की पावर k प्लस 1 का जो आइगन वैल्यूज है, इट इज ऑफ द फॉर्म लैम्डा i की पावर k प्लस 1, है ना? सिमिलरली y ट्रांसपोज a की पावर k इंटू y, इसका क्या आएगा वैल्यू? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, y का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स का जो कोऑर्डिनेट्स है उसका स्क्वायर, सो ci का स्क्वायर विथ आइगन वैल्यूज ऑफ a की पावर k व्हिच इज लैम्डा i की पावर k. यहां तक तो हमारा चीजें क्लियर है. अभी हमारे पास है लैम्डा 1 लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा 2 लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा 3 लेस देन इक्वल्स टू अप टू lambda n. So for any I 1 to up to n minus 1 until and unless the eigenvalues are same to the largest eigenvalue, what do we have? We have lambda I by lambda n जो है it is strictly less than 1 and it is also positive, right? So from here I can say that lambda I by lambda n की पावर k जो है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन अभी तक है. अभी इसका अगर हम लिमिट फॉर्म देखें तो वी हैव y ट्रांसपोज a की पावर k प्लस 1 y डिवाइडेड बाय y ट्रांसपोज a की पावर k इंटू y इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ci का स्क्वायर लैम्डा i की पावर k plus 1 divided by summation I equals to 1 to n ci का स्क्वायर लैम्डा i की पावर k. अभी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर लैम्डा n की पावर k प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं. तो लैम्डा n की पावर k प्लस 1 क्या है? लैम्डा n की पावर k मल्टीप्लाई टू लैम्डा n, है ना? तो वी हैव लैम्डा n की पावर k मल्टीप्लाई टू 1 बाय लैम्डा n. तो इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो हमको मिलेगा समेशन सी आई का स्क्वायर लैम्डा आई बाई लैम्डा एन की पावर के प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 बाय लैम्डा एन, क्योंकि उसको आई से कुछ लेना देना नहीं है. ओके, दिस इज समेशन सी आई का स्क्वायर लैम्डा आई बाई लैम्डा एन की पावर के. अगर हमारे पास आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r टू द पावर n? इसका वैल्यू तो हमेशा 0 है, राइट? तो अभी हम दोनों साइड्स लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे. अभी हम यहाँ पर लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे. जब हम k टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे यहाँ पर वही वैल्यूज बचेंगे जो लैम्डा n के बराबर है, राइट? तो we have limit k tends to infinity summation ci का स्क्वायर लैम्डा i by लैम्डा n की पावर k प्लस 1
where I varies from 1 to n minus 1 plus when I equals to n, that means we have cn का square, right? तो वैसे ही in the denominator we have summation I equals to 1 to n minus 1 ci का square lambda I by lambda n whole की power k plus cn का square and this is multiplied, the whole thing is multiplied by 1 by lambda n, है ना? तो whenever k tends to infinity, this lambda I by lambda n, as it is strictly less than 1, हम देख रहे हैं it converges to 0. So ये जो पूरा term है ये 0 पे चला गया, राइट? ये जो पूरा टर्म है वो 0 पे चला गया. तो हमारा जो लिमिट का वैल्यू है y ट्रांसपोज a की पावर k प्लस 1y डिवाइडेड बाय y ट्रांसपोज a की पावर k इंटू y, इसका जो लिमिट फॉर्म है दिस इज नथिंग बट cn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cn स्क्वायर इंटू 1 बाय लैम्डा एंड दिस इज नथिंग बट our lambda n. What is lambda n? Lambda n is the largest, सबसे बड़ा eigenvalue of A. Okay, this is the limit form of Rayleigh's quotient theorem. अभी इसी स्टेटमेंट की मदद से हम गेट 2025 का प्रॉब्लम को देखने वाले हैं. So let us straight away go to that. अभी यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या गिवन है? हमको क्वेश्चन ये गिवन है दैट फॉर x a vector in R cube, consider the quadratic form q of x equals to 2x1 square plus 2x2 square plus 3x3 square plus 4x1 x2 plus 2x1 x3 plus 2x2 x3. ये हमको एक quadratic form given है. And M is the symmetric matrix associated with this quadratic form. Then if y is a non-zero vector, हमको एक सीक्वेंस गिवन है. ये सीक्वेंस तो अभी पूरा एकदम हलवा दिख रहा है. Then we are asked what is limit n tending to an. ये हमको पूछा गया है, राइट? तो अभी तो ये तो पूरा हलवा है. हमको अगर ये दे दिया जाए that m plus i3 equals to some matrix b, then हमको पूछा गया है what is limit n tending to infinity? Y transpose b की पावर n plus 1 y divided by y transpose b की पावर n into y. यही तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं. This is nothing but lambda n. And what is lambda n? The largest eigenvalue. The largest eigenvalue of the matrix B. यही तो हमको फाइंड करना है. अभी व्हाट इज ऑन मैट्रिक्स बी? बी इज नथिंग बट m प्लस i3. तो अभी हम m का आइगन वैल्यूज फाइंड कर ले तो हमारा कहानी खत्म. तो व्हाट इज m? ये मैट्रिक्स m इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म से आएगा 2 2 3 एंड यहाँ पर 4x1 x2 है. तो अभी a12 और a2 एलिमेंट्स ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे. अरे बांटो, 2 2 लिख लो. अभी हमारे पास है 2x1 x3 which is nothing but here 1 here 1. ये दोनों अभी आधा आधा बांट लेंगे. बांट देते हैं हम, उसमें क्या है? अभी 2x2 x3 है तो यहाँ पर 1 1 है, राइट? तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स m. इस मैट्रिक्स m का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? m माइनस xi. ये अभी हम फाइंड कर ले. अरे यही लिख लेते हैं, इतना कौन मेहनत करेगा. बस इसी का अगर हम डिटर्मिनेंट अगर हम लिख लें तो हो गया 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 2 इंटू 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया है. माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 माइनस ऑफ एक्स है माइनस ऑफ 1 प्लस
2 माइनस ऑफ x। अभी ये मैट्रिक्स M जो कि है m इक्वल्स टू 2 2 1 2 2 1, नीचे कुछ तो है 1 1 3, राइट। ये मैट्रिक्स M देखकर इतना तो क्लियर है कि 0 एक आइगन वैल्यू होगा। 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स M। अभी ये जो इक्वेशन मिला है इसको हम सॉल्व करके ये हम पता कर सकते हैं दैट 0 5 2 ये तीन जो है एक तीन आइगन वैल्यूज होंगे ऑफ द मैट्रिक्स M। ओके, एंड 0 यहां से देखकर हम इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ M 0 होगा। पहला जो दो रोज है ना वो दोनों बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ M 0 है तो 0 तो एक आइगन वैल्यू पक्का है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा, ये कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो M का जो आइगन वैल्यूज है वो 0 5 एंड 2 है। M प्लस I का क्या होगा 1 6 एंड 3। M प्लस I यही तो हमारा मैट्रिक्स B है, राइट। तो B का आइगन वैल्यूज में से सबसे बड़ा आइगन वैल्यू कौन सा है 6, एंड हमारा आंसर हो गया 6। एंड यहाँ पर हम ये लिमिट थ्योरम इसीलिए हम यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इसका जो सारा आइगन वैल्यूज है पॉजिटिव है, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। एंड अगर हम प्रूफ में देखें, इफ वी जस्ट रिकॉल द प्रूफ ऑफ दिस लिमिट फॉर्म वंस, यहाँ पर लैम्डा आई बाई लैम्डा एन जो है स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है एंड इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इसीलिए हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वो हम 0 ले पा रहे हैं, राइट। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा 6, as B is a positive definite matrix which is M plus I, it is a positive definite matrix, so we are able to apply the limit form of the Rayleigh's quotient theorem। अभी मुझे आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में ये बताइए, इज देयर एनी अदर डिफरेंट वे जहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द रेलिक फॉर्म। अगर है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू रियली एंजॉयड learning this new concept। Thank you for watching।